चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये हमारा कवर करेगा सेक्शन 22 से लेके 27 तक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और छोटा सा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना। सबसे पहले बात करें बेटा हम चार्जिंग सेक्शन की, जो है 22। क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन, ये समझिए। सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आती है, ठीक है, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको कोई रेंटल इनकम मिलती है तो वो इनकम इस हेड में जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात करते हैं। अब हम कहते हैं कि सर हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या, मतलब घर का किराया आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। पर मान लीजिए दुकान का किराया आया हमें, मेरे पास कोई शॉप है, मैंने उसको रेंट पे दे रखा है, क्या वो भी इसी चैप्टर में आएगा? क्या लगता है आपको, क्या शॉप का किराया भी इसी चैप्टर में आएगा? बोलिए भाई, क्या राय है आपकी? यस। अब यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया गया ना हाउस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर देते हैं, ठीक है। और क्लेरिफाई क्या कर देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है बेटा, हाउस, गोडाउन, कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्री, शॉप, एटसेट्रा। कहने का मतलब कोई भी कंस्ट्रक्टेड जगह है, अब चाहे वो फार्म हाउस हो चाहे वो कुछ भी हो, फार्म हाउस तो रहने दो, उसके अलावा बाकी सब चीजें यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे कवर है। अब आ जाइए आगे, एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड किया गया बेटा, और वो है लैंड अटैच्ड टू हाउस प्रॉपर्टी। लैंड अटैच्ड टू द हाउस प्रॉपर्टी। अब ये अटैच्ड टू द क्यों लिखा गया, क्या खाली लैंड यहाँ पे नहीं आएगी? तो जवाब है नो, खाली जमीन का रेंट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे रेंट आने के लिए जमीन का कंस्ट्रक्शन जरूरी है। कैसे, आप समझिए। हमारे पास दो प्लॉट है, ठीक है, हमारे पास दो प्लॉट है, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी। ए प्लॉट में क्या हो रखा है पता आपको, इतनी दूर में तो घर बना हुआ है और बाकी ये जगह खाली पड़ी है। जैसे आपने देखा होगा ना, कहीं घर होते हैं तो प्लॉट बहुत बड़ा होता है, चारों तरफ जमीन खाली पड़ी होती है और एक घर बना हुआ रहता है। और यहाँ पे ये पूरी जमीन ही खाली पड़ी है, वेकेंट है। अब मुझे बताओ, अगर हमने इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया तो क्या ये हाउस इस डेफिनेशन में आता है? क्या ये हाउस डेफिनेशन में आता है हमारी? यस। अब सिर्फ हाउस तो नहीं दिया हमने, हमने हाउस के साथ ये जो खाली जमीन थी ये भी दी है, तो क्या ये खाली जमीन हमारी डेफिनेशन में आती है?
यस, क्योंकि हमने लिखा ना लैंड अटैच्ड टू हाउस प्रॉपर्टी, ये तो हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए ये पूरा रेंट कौन से हेड में इनकम बनेगा, एचपी में। ओके, अब आप आ जाइए यहाँ पे, बताइए क्या यहाँ पे जो ये वेकेंट प्लॉट है हमारे पास, क्या ये हमारी हाउस की डेफिनेशन में आता है? क्या ये हाउस, गोडाउन, कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्री, शॉप है? बोलो भाई, क्या ये वेकेंट प्लॉट हाउस, गोडाउन, कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्री है? बोलो भाई, बेटा ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ना पढ़ाने में मजा आ रहा है, और जिनका अच्छे से पढ़ने का मूड है उनको भी आई थिंक मजा नहीं आ रहा होगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर ये तो टेलीविजन पे चलने वाली फिल्म की तरह रहेगी, मैं बोलता रहूंगा, आप देखते रहो। रिया का जवाब आ चुका है, बाकी क्या प्लॉट जो खाली पड़ा है हमारी हाउस की डेफिनेशन में है या नहीं? सुनिए जवाब, नो, ये नहीं है बेटा रिया, ये नहीं है। क्यों नहीं है वो सुन लो। हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया होना चाहिए, ठीक है, और उससे अटैच लैंड है तो वो एचपी के डेफिनेशन में आ जाएगा। पर यहाँ पे तो कुछ बना हुआ था और उससे अटैच जमीन थी, इसलिए वो दोनों ही एचपी के डेफिनेशन में आ गए। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं बना हुआ, खाली जमीन है, तो ना तो हम इसे हाउस गोडाउन कह सकते हैं, खाली जमीन को हम हाउस तो नहीं कह सकते, ठीक है, और ना ही इसे लैंड अटैच टू द हाउस प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर हम खाली जमीन को किराए पे देंगे तो वो अदर सोर्स में जाएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारी डेफिनेशन में नहीं आता है। ओके, ये थी हमारी पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये था हमारा पहला पॉइंट, लिख देता हूँ आपको। दूसरा पॉइंट पे आ जाइए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। अगर ओनरशिप है तो ही इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है, वरना इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। कैसे? देखिए, ये है मिस्टर ए, इनके पास एक घर है, इन्होंने अपना घर लेट आउट कर दिया मिस्टर बी को, ठीक है, कितने रुपए में? 10,000 पर मंथ में। ओके, मिस्टर बी ने इस घर को फर्दर लेट आउट कर दिया, मतलब उसको खुद को नहीं रहना था, उसने इनसे लिया और मिस्टर सी को दे दिया। कितने रुपए में? 15,000 रुपए पर मंथ में।
ठीक है। तो जब मिस्टर ए ने बी को दिया तो इसे हम कहेंगे लेट आउट, किराए पे देना। और जब मिस्टर बी ने सी को दिया तो हम इसे कहेंगे सबलेट, ठीक है, किराए पे लेके किराए पे देना। ओके, सवाल ये है कि जब मिस्टर ए को इनकम मिल रही है, क्या मिस्टर ए ओनर है? बोलिए, क्या मिस्टर ए ओनर है? यस। तो मिस्टर ए को जो इनकम मिल रही है, ये रेडमी के नाम से बेटा किसने ज्वाइन कर रखा है? रेडमी के नाम से किसने ज्वाइन कर रखा है? चंचल। ओके, तो मिस्टर ए ओनर है, तो मिस्टर ए को जो इनकम मिलेगी क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी? यस, क्योंकि ओनरशिप का होना जरूरी है। ठीक है। मिस्टर बी को जो इनकम मिल रही है, क्या ये मिस्टर बी के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? नहीं, क्योंकि मिस्टर बी तो मालिक नहीं है, तो ये उसके लिए अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी, उसके लिए अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। 15,000 मिला, 10,000 चुका दिया, 5,000 जो बचेगा वो इसके लिए क्या हो जाएगी? अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। ओके, बोलिए, क्लियर है? ठीक है, अब चलिए आगे, इसी पॉइंट को और आगे ले रहे हैं। ये तो बात होगी ओनर्स। अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं और आपको किराया मिल रहा है, तो वो किराया आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मतलब कि इस चैप्टर में आएगा। और अगर आपने किराए पे लेके किराए पे दिया है, सबलेट किया है, तो ये इनकम अदर सोर्स वाले चैप्टर में जाएगी, इस चैप्टर में नहीं आएगी। इस चैप्टर में सिर्फ वही इनकम आती है जिस प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ा गया है, डीम्ड ओनरशिप। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ा गया है, डीम्ड ओनरशिप, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। ठीक है, और इसका भी अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन 27। क्या कहता है सेक्शन 27? ये सुनो, सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर हैं, डीम्ड ओनर का मतलब मालिक वैसे तो नहीं है पर मान लिया जाता है आपको। अब ऐसे कैसे मान लेते हैं वो देखो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, समझ भी आएगा, मजा भी आएगा। देखिए, मेरे पास बहुत सारे हाउस हैं, ये मान लीजिए बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मेरी इनकम ज्यादा हो रही है, मेरी इनकम बहुत ज्यादा हो रही है। आप जानते हैं इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है कि 2.5 लाख कमाओ कोई टैक्स नहीं है, फिर और 2.5 लाख कमाओ 5% टैक्स है, फिर और 5 लाख कमाओ तो 20% टैक्स है, और फिर ऊपर जितना भी कमाओ उस पर 30% टैक्स है। बोलिए, क्या आप जानते हैं ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर हमारा? हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 2.5 लाख तक कुछ नहीं टैक्स लगता, उससे ऊपर 5% लगता है, फिर 5 लाख तक 20% लगता है, और फिर 30% लगता है। मेरी इनकम क्रॉस कर रही है इस लिमिट को, तो क्या इस ऊपर वाले हिस्से पे मेरे पास जो टैक्स लग रहा है क्या वो 30% से लग रहा होगा? क्या मेरी इनकम इसको क्रॉस कर रही है तो उस पर 30% से टैक्स लग रहा होगा क्या? अब मैं चाहता हूं इस टैक्स को मैं कम करूं, तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। सभी 5 नहीं नहीं यही है, आप यही लेके चलो, वो 5 लाख अलग तरीके से है, नहीं वो 5 लाख अलग तरीके से हैं, वो मतलब आप एक बार ये लेके चलो, ठीक है। ऑप्शन है, दैट्स नॉट चेंज इन स्लेव रेट, वो एक ऑप्शन है, ठीक है।
अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मेरे पास एक घर है, उस घर का किराया आता है मुझे सालाना 4.8 लाख, 40,000 रुपये महीना, मतलब 4,80,000 रुपये साल का किराया आता है। मैंने देखा मेरी इनकम तो ज्यादा हो रही है, तो मैंने क्या किया, ये घर अपनी वाइफ के नाम कर दिया। ठीक है, बिना पैसे के मैंने ये घर किसके नाम कर दिया, वाइफ के नाम, ताकि अब से ये इनकम किसकी होने लग जाए, वाइफ की होने लग जाए। तो ओनर तो मैंने इनको बना दिया कागज में, तो वैसे मालिक मैं ही हूं। तो मुझे बताओ, क्या मैंने ये टैक्स प्लानिंग कर ली, टैक्स चोरी कर ली? तो इसको रोकने के लिए कहा गया कि अगर आप ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो हम मालिक आपको ही मानेंगे। किसको? ट्रांसफर करने वाले को। ओनर कौन हो जाएगा? ट्रांसफरर, मतलब मैं ही हो जाऊंगा वापस ओनर, मुझे ही वापस ओनर मान लेंगे, ताकि मैं अपना टैक्स जो चुराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, यहाँ से चुराने की, 30% वाले को हटा के यहाँ पे 0 पे लाने की, वो ना कर सकूं। बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, सेम चीज माइनर चाइल्ड के साथ भी है, कि अगर मैं अपने माइनर चाइल्ड को दूं, उसके नाम करूं प्रॉपर्टी, तो भी सेम रूल लगेगा, और वो इनकम भी मेरी मान ली जाएगी। उसका मालिक किसे मान लिया जाएगा? मुझे। और जैसे ही मुझे मालिक माना जाएगा, वो इनकम मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे, आगे सुनेंगे आप। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। मान लीजिए एक हवेली है, और हवेली पे दो भाइयों का केस चल रहा है, एक कहता मेरी है, दूसरा कहता मेरी। तो उस हवेली से जो रेंट आ रहा है वो किसके लिए टैक्सेबल होगा, बताओ? बोलिए भाई, उस हवेली से जो रेंट आ रहा होगा वो किसके लिए टैक्सेबल होगा? जिसको रेंट मिल रहा है। ओके, और कोई जवाब देना चाहते हैं? जिसकी हवेली है, बेटा ये तो फाइनली नहीं है ना, जिसकी हवेली है, क्योंकि अगर ये फाइनल होता तो केस क्यों चलता? यही तो केस चल रहा है ना, जिसके नाम पे, नाम पे किसी के नहीं है बेटा, नाम तो पूर्वज के हैं, जो पहले दादा परदादा थे उनके नाम है। भी ओनरशिप क्लियर नहीं है, आप ये मान लो। ओनरशिप अगर क्लियर होती तो फिर डिस्प्यूटेड नहीं बोलते हम उसको। डिस्प्यूटेड बोलने का मतलब ही यही है कि उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लियर नहीं है, तो प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं है, जिनका झगड़ा है उनके बीच में। ठीक है, रिया का आंसर बिल्कुल ठीक है। हु रिसीव रेंट, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है ना रेंट, उसके लिए टैक्सेबल है। अब सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, नवीन राठी बीकानेर में रहता है, इसके पास एक हवेली है जिसको इसने रेंट पे दे रखा है काफी टाइम से। कब की, किसकी है हवेली? इनके पूर्वज की है, बहुत दादा परदादाओं की हवेली है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनके कोई ब्रदर है, दादाजी के भाई के बेटे के, ऐसे कोई आते हैं और आके क्लेम करते हैं कि साहब इस हवेली में मेरा भी हिस्सा है। ठीक है, कोर्ट में केस हो जाता है, केस चलने लगता है। तो मुझे बताओ, रेंट का रिसीवर कौन है? रेंट का रिसीवर कौन है? नवीन है। ठीक है, क्या नवीन को आप ये कह सकते हो कि अब नवीन ओनर है? अब क्या आप ये कह सकते हैं कि हवेली नवीन के नाम पे है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर होती तो फिर तो डिस्प्यूट किस बात का होता। समझ गए? तो हमारे टैक्सेशन पर्पज से जो रिसीव कर रहा है वो ओनर माना जाएगा, बाकी कोर्ट जाने, कोर्ट का काम जाने। ओके,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है ये भी सुन लो। आपने किसी के साथ अपनी प्रॉपर्टी बेचने का सौदा किया, ठीक है, आपने किसी के साथ अपनी प्रॉपर्टी बेचने का सौदा किया और कहा कि कुछ अमाउंट तो हमें एडवांस दे दो, मतलब 5 लाख रुपए एडवांस दे दो और 45 लाख रुपीज हमें थोड़े दिन बाद दे देना, मतलब 3 महीने बाद दे देना। इन्होंने अपना वादा निभाया, 5 लाख रुपए आपको एडवांस दे दी, आपने चाबी दे दी, पेमेंट की बात हो गई कि 3 महीने बाद दे देंगे, कोई बात नहीं। क्या प्रॉपर्टी इसके नाम हो गई? बोले क्या प्रॉपर्टी बी के नाम हो गई? नहीं, प्रॉपर्टी बी के नाम कब होगी? प्रॉपर्टी बी के नाम कब होगी? जब पूरा पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। पर सवाल ये है कि ये जो 3 महीने हैं बीच में, ठीक है, जब से ये एडवांस मिला तब से फाइनल पेमेंट मिलने तक के बीच में 3 महीने जो है, इसमें मालिक कौन माना जाएगा? इसमें मालिक कौन माना जाएगा? ए तो है, ए तो रजिस्टर्ड ओनर है अभी तक, मालिक माना किसको जाएगा इसमें? बी को माना जाएगा, क्योंकि उसने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है और चाबी उसने ले ली है। भाई रजिस्ट्रेशन होना ही तो बाकी है ना। ए से टैक्स मांगेंगे, वो कहेगा सब किस बात का टैक्स, मुझे तो रेंट मिल ही नहीं रहा, मैंने तो बी को चाबी दे दी, बी को रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ओनरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर पार्ट परफॉर्मेंस भी हो गया है और पोजीशन मिल गया है तो मिस्टर बी ओनर माना जाएगा। बोलिए बात समझ में आती है? लीज फॉर मोर देन 12 ईयर्स। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को 12 साल से ज्यादा के लिए लीज पे लेते हैं, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को 12 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए लीज पे लेते हैं, नवीन है क्या क्लास में? नवीन, नवीन क्लास में है क्या? ओके, आप पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहे थे इसलिए, ठीक है। हाँ जी, 12 साल से ज्यादा अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के ओनर माने जाएंगे फॉर पर्पज ऑफ टैक्सेशन ओनली, ठीक है। आपने कहा कोई बात नहीं सर, 12 साल क्यों लेंगे, हम 10 साल ले लेंगे, फिर दोबारा 10 ले लेंगे। तो दूसरा पॉइंट और लिखा गया, एक्सटेंडेबल टू 12 ईयर्स। ऐसी लीज जो 12 साल तक बढ़ सकती है। सपोज आपने किसी प्रॉपर्टी को किराए पे लिया 5 साल के लिए और उसमें ये प्रोविजन डाला कि 5 साल के बाद हम उसे दोबारा 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं और फिर अगेन 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। तो बताइए, मोर मत लिखो, इसको लिख दो फोर, ऐसा लिख दो वरना 12 साल कवर नहीं होंगे। 12 साल या 12 साल से ज्यादा आपने लीज पे लिया है तो आप उसके ओनर माने जाएंगे। तो आपने लिया कि जब मैं पहले 5 साल ले लूंगा, फिर 5 साल ले लूंगा, फिर 5 साल ले लूंगा, तो बताओ क्या ये प्रॉपर्टी 12 साल से ऊपर नहीं जा रही या जा सकती है? अगर आप प्रॉपर्टी को वन टाइम 12 साल से ज्यादा लेते हैं या मल्टीपल टाइम में लेते हैं और 12 साल तक जा सकती है, तो क्या हमारी कंडीशन पूरी हो रही है? यस। तो इसमें कौन होगा मालिक? लेसर, किराए पे लेने वाला मालिक होगा, यहाँ पे किराए पे लेने वाला मालिक माना जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और डाला गया कि रिन्यूअल का जो पीरियड है ना वो एटलीस्ट 12 मंथ होना चाहिए। मतलब अगर आपने ऐसा लिया 11 महीने तो
11 महीने प्लस 11 महीने ऐसा चलेगा। तो मुझे बताओ क्या ये लीज भी 12 साल जा सकती है? 11-11 महीने के लिए आपने जनरली देखा होगा, हम रेंट पे मकान लेते हैं 11 महीने के लिए, क्या ये भी 12 साल जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। पर क्या ये कंडीशन पूरी करती है कि रिन्यूअल पीरियड 12 महीने का होना चाहिए कम से कम? ये 12 साल जा तो सकती है, पर क्या ये लीज ये कंडीशन पूरी करती है कि रिन्यूअल पीरियड कम से कम 12 महीने का होना चाहिए? नहीं। इसलिए इसमें डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा फिर? लेसी माना जाएगा, मतलब देने वाला ही माना जाएगा। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, दोबारा सुन लीजिए, ये प्रोविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 12 साल से ज्यादा के लिए रेंट पे ली है या कम पीरियड के लिए लिए पर वो 12 साल तक जा सकती है, सब्जेक्ट टू 12 मंथ्स रिन्यूअल पीरियड, तो आप उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर माने जाएंगे। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा प्रैक्टिकली जब एग्रीमेंट होता है तो 11 महीने का करवाया जाता है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यहां तक किसी की कोई डाउट है तो बोल दो एक बार। 11 महीने वाला ये है कि रिन्यूअल पीरियड कम से कम 12 महीने का होना चाहिए, तभी डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है, वरना डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर हमने 11-11 महीने के लिए प्रॉपर्टी ली है कि पहले 11 महीने लेंगे, फिर 11 महीने खत्म होने पे दोबारा 11 महीने बढ़ा देंगे उसको, तो फिर ये कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा डीम्ड ओनरशिप का। फिर तो जो किराए पे देने वाला है वो ही मालिक माना जाएगा, लेसर। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्रॉपर्टी शुड नॉट अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए प्रॉपर्टी काम में नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी अपने ही बिजनेस प्रोफेशन के काम में आ रही है तो फिर वो बीओपी चैप्टर में इंक्लूड होगा, एचपी में नहीं आएगा। मतलब आपके पास अपनी दुकान है, आप उसको खुद के काम में ले रहे हैं, तो वो फिर बीएनपी चैप्टर में ही उसकी इनकम आएगी, उसकी इनकम एचपी में नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? एक बार बता दीजिए फाइनली भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा रिकॉल करवा दूं यहाँ तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, पहले बेटा हमने पढ़ा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हमारा 22 से लेके 27 तक सेक्शन कवर करता है। और अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी जिसमें कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, गोडाउन, फैक्ट्री सब कुछ कवर है, उनको रेंट पे दिया है, तो उसकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। ठीक है, उनसे अटैच अगर कोई जमीन है तो भी वो यहाँ कवर हो जाएगी, पर खाली जमीन यहाँ पे कवर नहीं होगी। इसके अलावा फिर हमने बात करी कि ओनरशिप होना जरूरी है, ओनरशिप अगर नहीं है तो आप प्रॉपर्टी को अपने एचपी हेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ओनरशिप में डीम्ड ओनरशिप भी आ गई। ठीक है, डीम्ड ओनरशिप के अंदर हमने कई सारे पॉइंट देखे
तो वो भी ओनरशिप का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। उसके बाद कहा गया अगर प्रॉपर्टी को आप खुद के बिजनेस में काम में ले रहे हैं तो उससे होने वाली इनकम फिर बाद में आपके एचपी में कवर नहीं होगी, वो किस में चली जाएगी, वो बीएनपी में चली जाएगी। ओके, चलिए, क्या इतनी बातें पढ़ने के बाद आपको ये लगने लगा कि एचपी का हेड बड़ा ही स्पेसिफिक हेड है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम को लेता है, और वो भी कौन सी, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम। मान लीजिए हमने एक मशीन को किराए पे दिया, क्या वो इनकम यहाँ आ सकती है, बताइए। हमने किसी प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे दिया तो क्या वो इनकम यहाँ आ सकती है, नहीं आ सकती, समझ गए। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम पढ़ लेते हैं पहले, आगे जाने के पहले, कंपोजिट रेंट। क्या मतलब होता है कंपोजिट का, बता सकता है कोई, कंपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है। बोलिए, कंपोजिट वर्ड का मतलब पता है किसी को। बोलो भाई, कंपोजिट वर्ड का मतलब पता है क्या, हाँ या ना तो बोल दिया करो। बाकी लोग कहाँ गए, सत्य कहाँ हो तुम, रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, चैनी कहाँ, चलिए। देखिए कंपोजिट रेंट का मतलब आप कंबाइंड बोल सकते हैं, जैसे रिया बोल रही है, आप मिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, आप ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को, एक से ज्यादा चीजों को, एक से ज्यादा एसेट को अगर हम लेट आउट करते हैं और उनका जो रेंट हमें मिल रहा है वो एक साथ मिल जुड़ के मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट रेंट, ठीक है। अब इसके दो कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं जो हमें समझना ध्यान से। पहला मैं ले लेता हूं फैक्ट्री प्लस प्लांट एंड मशीनरी। बोलिए, फैक्ट्री प्लस प्लांट एंड मशीनरी, क्या दोनों साथ में किराए पे जा सकती हैं। आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें मशीनें भी लगी हुई हैं, और जो भी रेंट के लिए आता है आप उसके पास दो कंडीशन रख सकते हैं, ध्यान से समझना। पहली कंडीशन आप उसको कहते हैं कि साहब सेपरेबल। सेपरेबल का मतलब आप कहते हैं कि फैक्ट्री का रेंट इतना है और प्लांट एंड मशीनरी का इतना है। बोलो, अगर तुम्हें फैक्ट्री चाहिए तो सिर्फ फैक्ट्री ले लो, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी ले लो, और दोनों चाहिए तो दोनों ले लो। रेंट दोनों का मैं तुम्हें अलग अलग बता दूंगा, कैसा हो सकता है। दूसरा होता है नॉट सेपरेबल। उसमें आप कहेंगे कि साहब मुझे नहीं पता आप फैक्ट्री का और प्लांट का कितना देंगे, मैं तो कंप्लीट आपसे 50,000 चाहता हूँ। अब आप इसमें फैक्ट्री का कितना भी मान लीजिए, प्लांट का कितना भी मान लीजिए, वो आपकी टेंशन है। तो बताइए, क्या ऐसा भी केस हो सकता है। यस। अब आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, ठीक है, और आपका रेंट सेपरेबल है, मतलब कहा जाता है कि सब 30,000 फैक्ट्री का है और 20,000 प्लांट एंड मशीनरी का है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, क्या फैक्ट्री आपके सारे क्राइटेरिया पूरा करती है एचपी वाले, बोलिए, क्या फैक्ट्री आपके सारे क्राइटेरिया पूरे करती है, यस। तो क्या आप फैक्ट्री का रेंट एचपी वाले हेड में ले जा सकते हैं,
क्या आप फैक्ट्री का रेंट एचपी वाले हेड में ले जा सकते हैं? यस। क्या प्लांट एंड मशीनरी आपके क्राइटेरिया पूरे करती हैं? आप कहेंगे नो, तो फिर इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी का जो रेंट है वो एचपी में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो कहाँ जाएगा? तो इसके जाने की दो जगह है, या तो बीओपी या अदर सोर्सेज, या तो बीएनपी या फिर अदर सोर्सेज। बीएनपी में कब जाएगा? इफ एसएससी हैव बिजनेस ऑफ लेटिंग। अगर एसएससी का बिजनेस ही किराए पे देना है प्रॉपर्टियों को, तो उसकी इनकम कहाँ चली जाएगी? मशीन वाला बीएनपी में। और अगर एसएससी का बिजनेस नहीं है किराए पे देना, तो फिर वो इनकम कहाँ चली जाएगी? अदर सोर्स में। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एसएससी का बिजनेस क्या है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर एसएससी का बिजनेस है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, आपने ये टेंट हाउस से आप बर्तन वगैरह लाते हैं शादी वगैरह में, टेंट हाउस से बर्तन वगैरह, तो उनका जो बिजनेस है वो किस चीज का है? लेटिंग आउट का ही है। तो वो जो बर्तन वगैरह टेंट वगैरह जो भी देते हैं वो किराया उनके लिए बीएनपी में चला जाएगा। ठीक है। पर अगर ऐसे ही कोई जनरल बंदे के पास कोई बर्तन पड़े हैं और आप उसको कहते हैं कि भैया एक बार मुझे दे दे और मैं आपको किराया दे दूंगा, तो उस बंदे के लिए वो इनकम अदर सोर्स हो जाएगी, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं है। समझ गए? मतलब आपने पड़ोसी से ले लिया कि भैया आपके बर्तन हमें दे दो थोड़े टाइम के लिए, हम आपको दे देंगे, रेंट उसका पे कर देंगे, तो पड़ोसी के लिए वो रेंट टैक्सेबल एज ए अदर सोर्स होगा। ओके। अब आइए, नॉट सेपरेबल। नॉट सेपरेबल का मतलब कि अलग नहीं हो सकता वो, तो बताइए क्या होगा? अगर हम इस पूरे रेंट को एचपी में ले जाएं, तो क्या इनडायरेक्टली प्लांट एंड मशीनरी का रेंट भी एचपी में चला गया? और किसी भी सूरत में प्लांट एंड मशीनरी तो घर का हिस्सा नहीं होते। अगर थोड़ा भी हिस्सा होते तो हम सोचते हैं, पर प्लांट एंड मशीनरी तो घर का हिस्सा होते ही नहीं है। इसलिए ये पूरी इनकम अगर सेपरेट नहीं हुआ, तो ये पूरी इनकम या तो बीओपी में और या अदर सोर्स में चली जाएगी। सेम कंडीशन, बिजनेस है तो बीएनपी और बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्स। बताइए, ये बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट ले लीजिए, सेकंड पॉइंट पे आता हूं। हाउस प्लस गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। हाउस प्लस गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको घर मिलता है और घर के साथ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी मिलते हैं, पर उनका चार्जेस अलग होता है। ठीक है। अगर चार्जेस अलग है, सेम वही चीज, क्या आपको पता है कि घर का किराया कितना है और गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, तो आप क्या करेंगे? क्या हाउस वाले किराए को एचपी में डाल सकते हैं हम? क्या हाउस वाले किराए को हम एचपी में आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का जो रेंट हमें मिल रहा है उसको हम किस में लेंगे? या तो बीएनपी में और या फिर अदर सोर्सेज में, अगर उसमें हम कुछ इनकम कर रहे हैं तो। जैसे 8 रुपए यूनिट पड़ता है, हम किराएदार से 9 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं, तो वो 1 रुपए जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, वो यहाँ आएगा। बोलिए जी, ओके है? सेम वही कंसेप्ट है, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सेपरेट नहीं हो सकता। आपको भी फ्लैट मिला है जिसमें सब कुछ लगा हुआ है, बिजली पानी ये सब, और आपको सीधा सीधा बोला गया कि सब इतने रुपए महीना लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है,
तो बताइए ये इनकम कहाँ जानी चाहिए, ये इनकम कहाँ जानी चाहिए? तो ध्यान से सुनिए, हमारी इस एक्टिविटी में जो मेन कंटेंट है वो किसका है? घर का है। वेस्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी तो उसके क्या है? सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं। तो इस पूरे रेंट को हम एचपी में ले जा सकते हैं, क्योंकि पैसे घर के लिए एसेंशियल्स हैं, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए, क्लियर है? सुनिए आगे, क्या आपने ऐसा देखा है, जैसे जयपुर में आप रहते हो, कोई रेंट पे रहता होगा या कहीं पे भी, तो क्या आपने एक चीज देखी है, आपने ऐसा देखा कि आपके पीजी के आसपास या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मकान को किराए पे देके बैठे हैं, पर कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है। बहुत सारे लोग किराए पे मकान देते हैं पर टैक्स नहीं भरते हैं। रीजन ये कि वो कहते हैं साहब हमने दिया ही नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है। कोई प्रूफ है क्या? वो पैसा कैसे लेते हैं आपसे? कैश में लेते हैं। पैसा कैसे लेते हैं आपसे? कैश पेमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जब कैश पेमेंट लेते हैं, इसका मतलब कोई प्रूफ ही नहीं है रेंट का, क्यों शो करें? तो ऐसा हो रहा है बहुत ज्यादा, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने फिर एक रूल बनाया और क्या कहा कि हम सारी प्रॉपर्टी पे टैक्स चार्ज कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो हम आप पे टैक्स चार्ज कर देंगे, चाहे आपने किराए पे दिया हो और चाहे नहीं दिया हो। हम मान लेंगे कि आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है। समझे? क्या बोला? कि हम मान लेंगे कि आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, इसलिए हम आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ने ठीक किया? बोले, गवर्नमेंट ने ठीक किया क्या कि सारी प्रॉपर्टी में टैक्स चार्ज करेंगे जिसके पास भी प्रॉपर्टी है? नहीं, इससे तो उन लोगों के नुकसान हो जाएगा जो अपना घर लेके बैठे हैं। आज मान लो मेरे पास अपना एक घर है और मुझे कहा जाए उस पर टैक्स दो, भाई किस बात का टैक्स दूं? मुझे तो कोई इनकम ही नहीं है, मैं कौन सा छुपा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला, सुनो, एनी टू प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, दो प्रॉपर्टी हम छोड़ रहे हैं आपके लिए एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब अगर आप अपने रहने के काम में लेते हैं तो दो प्रॉपर्टी पे हम आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। पर अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो बताओ, क्या दो से ज्यादा वाली पे हम टैक्स चार्ज कर लें? तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। भाई हम ये कहें कि तुम्हारे पास दो घर, तीन घर हैं, ठीक है। तुम कहते हो मैं एक में रहता हूँ, मान लिया। तुम कहते हो मैं तो दो में रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहां, वो भी मान लिया। हम तीसरे हाउस को तो टैक्सेबल कर दें, चाहे तुमने किराए पे दिया हो और चाहे नहीं दिया हो, क्योंकि तुम तो झूठ ही बोलोगे हमेशा कि मैंने तो नहीं दिया। तो दो तक तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि दो में तो तुम रहते होगे, कि एक एरिया में दूसरे एरिया में। पर तीसरा तो हम टैक्सेबल कर दें, चाहे तुमने किराए पे दिया हो चाहे ना दिया हो। समझ गए? तो दो हाउस आपके लिए फ्री किए गए हैं। एनी टू हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी और डाल दूं। मान लीजिए आपके पास में एक घर है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि आपके पास में वन हाउस है और उसको आप सेल्फ में लेते हैं,
बताइए, कोई टैक्स लगेगा? आपके पास एक घर है, उसको आप सेल्फ में लेते हैं, कोई टैक्स लगेगा? नो टैक्स। दूसरा केस बोल रहे हैं आपके पास दो घर है, उसमें आप एक को सेल्फ में लेते हैं और दूसरे को लेट आउट करते हैं, बोलिए टैक्स लगेगा? यस। इस पे नहीं लगेगा और इस पे बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एक्चुअल लेट आउट करते हैं तो लगेगा ना, फिर एक्चुअल कर दिया फिर तो लगेगा, उसमें तो कहना ही नहीं है। तीसरा केस, आपके पास में दो घर हैं, पहला सेल्फ है और दूसरा भी सेल्फ है, बोलिए टैक्स लगेगा? हम कहेंगे नो। ठीक है, तो एक्चुअल तो लगेगा, चाहे वो एक ही घर पे आपने लेट आउट कर रखा हो, एक्चुअल तो कितना भी हुआ तो लगेगा ही लगेगा। पर डीम्ड वाला तभी लगेगा जब आपके पास दो से ज्यादा घर है। तो एक चीज और लिख लो, 4 नंबर केस हमारा ये कहता है, फोर्थ केस ये कहता है कि आपके पास 3 घर हैं और आप कहते हैं तीनों ही लेट आउट है, सेल्फ है, सॉरी, आप कहते हैं ये भी सेल्फ है, ये भी सेल्फ है और ये भी सेल्फ है, तो बताइए क्या लगेगा? एक पे लगेगा, चाहे वो इस पे लग जाए, इस पे लग जाए, जो एनीवन टैक्सेबल। एक हाउस टैक्सेबल होगा, कौन से पे देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। बोलिए भैया, क्लियर है ये कंसेप्ट आपके? सर अगर किसी को बिजनेस प्रॉपर्टी का तब डॉलर, हाँ बिल्कुल, बिजनेस में अगर यूज आ रही है तो फिर यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा उसका, खुद के बिजनेस में, समझ गए? अगर हमने किसी को किराए पे दिया और वो उसमें बिजनेस कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे लिए तो रेंटल इनकम होगी ना, खुद का बिजनेस है तो बात अलग है। ठीक है, चलिए, फार्म हाउस, फार्म हाउस को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। प्रॉपर्टी लेट आउट बाय ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी किराए पे देता है तो वो भी टैक्स फ्री है। प्रॉपर्टी लेट आउट बाय लोकल अथॉरिटी, जेडीए नगर निगम वगैरह कोई प्रॉपर्टी देते हैं वो भी टैक्स फ्री है। और एनी वन पैलेस, किसका? एक्स रूलर्स, एक्स रूलर जो होते हैं पुराने राजा महाराजा, उनके लिए एक पैलेस टैक्स फ्री किया गया है कि एक पैलेस का कोई टैक्स चार्ज उनसे नहीं होगा। बता दीजिए भाई, यहां तक क्लियर है? तो ये हाउस प्रॉपर्टी की जो इनिशियल थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम इसकी प्रैक्टिकल टॉपिक और इसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ तक की थ्योरी आप पढ़ लें, कल हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन पे बात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।